Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. I hope that you all are doing absolutely fine and preparing very well for your upcoming exams. So आप लोगों के लिए एक और हेल्प करने के लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ रही हूँ and this series will be about your audit committee and corporate governance. जो मैंने अभी एनालिसिस किया पास्ट एग्जाम पेपर्स का, तो व्हाट आई फाउंड वाज ये 6 to 7 मार्क्स आपको इजीली फेच करवा सकता है। और एक बोनस टिप इसके लिए मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। ये एक्चुअली मेरा फोकस टाइम है, मैं हमेशा टाइमर लगाकर अपने स्टडी करती हूँ सो दैट मैं फोकस रहूँ। ओके, तो बोनस टिप इस चैप्टर के लिए ये है दैट ऑब्वियसली आप सी ए फाइनल लॉ का सिलेबस तो पढ़ोगे, तो आफ्टर रिवाइजिंग सेबी एलओडीआर इन योर सी ए फाइनल लॉ, उसके बाद में अगर आप ये चैप्टर करते हो ना तो आपको ज़्यादा इजी रहता है। इन केस वो आपने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो करोगे तो उसके साथ में कमिटीज़ वाला पार्ट आपका वहीं कवर हो जाएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, ऑल्सो मैंने ये जो सी ए मैंने प्लेलिस्ट वाला टैब खोल रखा है अपने चैनल का, तो मैंने ये बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको इंटरमीडिएट से रिलेटेड मेरा काफ़ी सारा डेटा है, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, फाइनल से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ये मैंने चैप्टर वाइज भी डाल दिए, टॉपिक वाइज भी। और इन केस आपको सी ए फाइनल ऑडिट की जैसे सारी वीडियोस देखनी है तो उसके लिए भी मैंने कंबाइन प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे ये सी ए फाइनल लॉ सीरीज़ है, इसी तरह से एक सी ए फाइनल ऑडिट का है। तो आपको जो भी चाहिए ना वो आप इन प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ये जैसे सी ए फाइनल लॉ है, इसी तरह से एक सी ए फाइनल ऑडिट की भी है, तो वो आप जो है वो देख कर एंड वन आप ऐसे टॉपिक वाइज भी व्यू कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप मेरे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उसको व्यू कर सकते हो। So without any further ado, let's get started with the chapter Audit Committee and Corporate Governance. तो ये जो चैप्टर है ये आपका, ये देखो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। सबसे पहले आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, फिर ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी में आप एलओडीआर की ऑडिट कमिटी और कंपनीज एक्ट की ऑडिट कमिटी इसके बारे में पढ़ोगे। फिर एलओडीआर रेगुलेशंस, रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी, इन सर्टिफिकेशन, देन योर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, डिस्क्लोजर्स एंड रिपोर्ट ऑन सीजी। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, 24 टॉपिक। तो बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1 से। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसका मतलब क्या है। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, लार्ज बिजनेस एंटिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब हुआ लार्ज बिजनेस एंटिटी, या फिर आप कह सकते हो कोई लार्ज कंपनी। सो बेसिकली जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसको कॉर्पोरेट कहते हैं ना, कॉर्पोरेशन में आके वो लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट। अच्छा, गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस वर्ड निकलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आप लोगों पे अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है, कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, आप लोगों को डायरेक्शंस दे रही है, राइट। तो इसी तरह से जब एक लार्ज एंटिटी में कोई आपको डायरेक्ट करे, कोई आपको ऑथराइज करे, कोई आप पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, सो दैट विल बी योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनीज जो है दे आर डायरेक्टेड एंड गवर्न्ड बाय द मैनेजमेंट। तो कंपनी को कौन डायरेक्ट और गवर्न करता है, मैनेजमेंट। थ्रू यूज ऑफ एथिकल बिजनेस प्रोसेस द मैनेजमेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन कंपनीज ऑपरेशंस। अब आप खुद सोचो, एक बहुत बड़ी एंटिटी है, बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कोई भी उनका ठीक से रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी बंदा उनको ऑथराइज करने के लिए, उन पे कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है। तो क्या ऐसी जगह पे जहाँ इतने सारे लोग हैं बट उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ क्या कोई भी प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा, डेफिनेटली नॉट। वहाँ केओस ज़रूर ही आएगा। सो देयरफॉर, क्योंकि जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उससे स्टेक होल्डर्स भी तो एसोसिएट होते हैं ना, सिर्फ इंटरनल लोग थोड़े ना है, एक्सटर्नल लोग भी हैं। सो देयरफॉर उनके इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए, दैट मीन्स जो स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स कंपनी से एसोसिएटेड हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सरसाइज किया जाता है।
तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीजी को एक्सरसाइज करना है कॉर्पोरेट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये वही है। कॉर्पोरेट का मतलब लार्ज बिजनेस एंटिटी, गवर्नेंस का मतलब एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्शन और कंट्रोल। Thus, the concept of corporate governance is a system जिसमें जो मैनेजमेंट है बिजनेस एंटिटी का, वो डायरेक्ट कर रहा है बिजनेस की एक्टिविटीज को, कैसे कर रहा है, इन द फेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब issues addressed in the listing obligations and disclosure requirements regulations regarding corporate governance are, तो वो हम लोग पढ़ेंगे 3.1 टॉपिक में। अच्छा, इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क और दिया है। अब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, कि फ्रेमवर्क कहाँ से निकला है, फ्रेम से निकला है। सो बेसिकली आप लोगों ने फोटो फ्रेम तो देखा ही होगा। फोटो फ्रेम में क्या होता है, वो जो फोटो होता है दैट इज फिटेड इनटू अ फ्रेम, दैट मीन्स वो फोटो उस फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा, तभी तो बोलते हैं फोटो फ्रेम है वो। इसी तरह से आपका जो काम है उसको एक बाउंड्री मिल जाती है कि इस बाउंड्री के अंदर आपको रहना है, और उसके अंदर जो जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी आपको फॉलो करनी है। सो दैट इज टर्म्ड एज ए लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क में क्या दे रखा है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि आपका सेबी है, उसने क्या किया था, सितंबर 2015 को इशू किया था सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। तो सेबी क्या लेकर आया था, एलओडीआर लेकर आया था। क्यों लेकर आया था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लिस्टिंग एग्रीमेंट्स इन ऑपरेशन फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में बहुत सारी जगह जो लिस्टिंग अग्रीमेंट्स हो रहे थे, लिस्टिंग अग्रीमेंट्स ऑपरेशन में जो थे अलग अलग सेगमेंट्स में कैपिटल मार्केट को, तो जिससे वो स्ट्रीमलाइंड वे में आ जाए, कंसोलिडेटेड वे में आ जाए, उसके लिए लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, मतलब जो भी लिस्टिंग्स हो रही हैं उसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स लगाई गई हैं। जैसे कि आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आईडीआर, सिक्योरिटी रिसीट्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी। तो ये एलओडीआर रेगुलेशंस जो हैं ये सेबी में आई हैं। कब आई हैं, 2 सितंबर 2015 को। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो कुछ सब्सटेंसिव प्रोविजंस आए हैं और एक मेन बॉडी आई है कि कैसे वो प्रोसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट होंगे। ओके, तो LODR regulations also capture the corporate governance principles found in clause 49 of SEBI's model. It may be noted that LODR regulations deal with only post-listing requirements and exclude all pre-listing requirements. That means जब भी कुछ लिस्ट हो जाता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके ऊपर LODR एप्लीकेबल हो जाता है। तो प्री लिस्टिंग से ये नहीं होता है ये LODR कहीं भी अप्लाई, लेकिन एक बार जब सिक्योरिटीज जो है वो लिस्ट हो जाती हैं किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको किसके साथ कंप्लाई करना होता है, LODR के साथ में कंप्लाई करना होता है। तो इश्यूज से पहले मैं आपको ये पढ़ाना चाहूँगी 3.2 टॉपिक जो है, unless otherwise provided these regulations shall apply to listed entity who has listed any of the following designated securities on a recognized stock exchange। तो अगर कोई भी सिक्योरिटी, किसी एंटिटी ने कोई भी सिक्योरिटी जो है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दी होती है ना, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाता है, LODR अप्लाई हो जाता है। इसका जन्म कब हुआ है, इसका जन्म हुआ है 2 सितंबर 2015 को। ठीक है, सेबी ने क्या लेकर आया, LODR लेकर आया। कब लेकर आया, 2 सितंबर 2015 को। तो ये एप्लीकेबिलिटी बेसिकली इसकी किस किस पे होती है, जो भी आपकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं या तो मेन बोर्ड पे या SME एक्सचेंज पे या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लान पे। इसी तरह से जो भी आपकी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं। फिर उसके बाद में हम रिसीट्स पे आ जाते हैं, तो जो भी आपकी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज रिसीट्स हैं, फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर और कोई भी सिक्योरिटी जो है वो बोर्ड में स्पेसिफाई करी है। ठीक है, तो बेसिकली आपका LODR किस किस पे एप्लीकेबल होता है, ये देखो इन्होंने यहाँ कुछ दे रखा था, इक्विटी शेयर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स पे, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे या और कोई भी सिक्योरिटी जो सेबी ने स्पेसिफाई करी है। तो अगर हम इसको मिलाकर देखें, जो उन्होंने वहाँ दिया था और जो उन्होंने यहाँ दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनका
मतलब है क्या, ये वाला ना मैं थोड़ा सा आपको लिख कर बताती हूँ, तो उससे आपको ईजी रहेगा। एक सेकेंड रुको। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस किस पे एप्लीकेबल है एलओडीआर। तो जो भी लिस्टेड एंटिटी ने अपनी कोई भी सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया, उस पर एलओडीआर एप्लीकेबल हो गया। तो अब इन सिक्योरिटीज में आपका क्या क्या कवर होता है, पहले हम बात कर लेते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, उसमें क्या क्या आएगा आपका, उसमें आपका आएगा एक तो स्टॉक एक्सचेंज, एक आएगा आपका एसएमई एक्सचेंज, और क्या आएगा आपका, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एसएमई एक्सचेंज हो गया, जो भी आपके स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है ना, वो आएंगी। स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज, देन योर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लान, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म या प्लान आईजीपी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में आपका और किस पे अप्लाई होगा, डेट सिक्योरिटीज पे। डेट सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा, जो भी आपकी कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हैं, परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, और किस पे एप्लीकेबल होगा ये सिक्योरिटी में, और क्या क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में फिर से नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। इसी तरह से परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं। फोर्थ हम बात कर लेते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स में क्या क्या आएगा आपका, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, सिक्योरिटाइज रिसीट्स, सिक्योरिटी रिसीट्स। ठीक है, और आपका किस पे एप्लीकेबल होता है, म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और कोई भी सिक्योरिटी जो बोर्ड ने स्पेसिफाई करी। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा, वैसे तो ये मुझे नहीं लगता आएगा ऐसे कोई भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर किस किस पे है, वो सारी सिक्योरिटीज पे है जो कि लिस्ट हुई हुई है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। और उन सारी सिक्योरिटीज में क्या क्या कवर हो जाएंगी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एसएमई एक्सचेंज हो गया, आईजीपी हो गया। इसी तरह से डेट सिक्योरिटीज में नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, देन योर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर परपेचुअल शेयर्स में क्या क्या आ जाएगा, परपेचुअल सिक्योरिटीज में आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गया। इसी तरह से आपका रिसीट्स में आईडीआर हो गया, देन योर सिक्योरिटाइज रिसीट्स हो गया। तो ये सारे जो भी हैं इस पे क्या अप्लाई होगा, एलओडीआर अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं इश्यूज एड्रेस्ड इन एलओडीआर रेगुलेशंस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो चल ही रहा था, दैट मीन्स कंपनी के अंदर गवर्नेंस तो हो ही रहा था। तो एलओडीआर से ऐसा क्या हुआ जो कुछ स्पेशल इश्यूज एड्रेस हो गए। तो एलओडीआर जो लाया गया है उसका मकसद क्या है, उसका रीजन क्या है, या फिर यू कैन से उसके पीछे का इनिशिएटिव उनका क्या रहा था, इंटेंशन क्या था। तो जो इश्यूज बेसिकली एलओडीआर एक्सरसाइज करती है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब तो आप समझ गए ना कि हम कंट्रोल कर रहे हैं एंटिटी को। तो एलओडीआर से हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम किन किन मेन एरियाज पे फोकस करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि जो बोर्ड है उसका क्या कॉम्पनसेशन है, क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब वो कैसे बना है, उसको कितना पे मिलता है, एंड उसकी क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और की फंक्शंस है। उसी तरह से क्या कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म ठीक से एक्सरसाइज हो रहा है। फिर जो ऑडिट कमिटी की कॉम्पोजिशन, मीटिंग्स, पावर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ठीक से हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जो ऑडिट कमिटी होता है, तो उसका क्या कॉम्पोजिशन है। तो एलओडीआर जो है इन सारे इश्यूज पे मेजर फोकस कर रहा है।
फिर सब्सिडियरी कंपनी का आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रोसीजर्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट से लेकर, देन कंटेंट क्या है मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस का, डिस्क्लोजर क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के, फिर आप क्या कंप्लाई कर रहे हो सीईओ और सीएफओ से सर्टिफिकेट के साथ में। इसी तरह से आपने अगर कोई सर्टिफिकेट ऑडिटर से लिया है या सीएस से लिया है तो आप क्या उसके साथ कंप्लाई कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन क्या है जो शेयर होल्डर्स के पास में है। तो ये सारे जो फंक्शंस है ये एलओडीआर जो है इन इश्यूज पे फोकस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आते हैं ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी में क्या हो है ना, देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये हम बात कर रहे हैं ऑडिट कमिटी अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस। तो हम लोग पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑडिट कमिटी अंडर एलओडीआर, उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट कमिटी अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो समराइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर डिस्कस बिलो। तो एक ऑडिट कमेटी चाहिए। ऑडिट कमेटी में क्या क्या होंगे, हर लिस्टेड कंपनी के पास में, हर लिस्टेड एंटिटी के पास में एक ऑडिटेड कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ऑडिट कमेटी होगी तो हम क्या मानेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो ठीक से एक्सरसाइज हो रहा है। ऑडिट कमेटी में होगा कौन कौन, ऑडिट कमेटी में होंगे 3 डायरेक्टर्स जो कि मेंबर्स होंगे। तो अब मैं अगेन इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखवाऊँ तो आई गेस ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो प्लीज़ मेरे को जज मत करना, मैं ये पेंट पे लिख रही हूँ एंड आई एम यूजिंग अ माउस फॉर इट। ओके, तो अभी मैंने प्रॉपर एक क्योंकि सेटअप तो लगाया नहीं है, सो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की बस कोशिश कर रही हूँ। बट अदरवाइज मेरे पे अभी प्रॉपर सेटअप नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करना। ऑडिट कमेटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं अंडर एलओडीआर। ठीक है, तो हर लिस्टेड एंटिटी को एक क्या बनानी चाहिए, ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए। अच्छा, अब इस ऑडिट कमेटी में होंगे क्या क्या, ऑडिट कमेटी में होंगे आपके 3 डायरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स आप इसके आगे लिख लो, एक चार्ट बना लो, इससे इजी रहेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए एक ऑडिट कमेटी में। उसके बाद में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 2/3 या आप कह सकते हो मेजॉरिटी। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है 3, ये क्या है मिनिमम 3, मतलब 3 तो होंगी, 3 से ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज जो हमारे ऑडिट कमेटी है उसमें 6 डायरेक्टर्स हैं जो कि मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स केस में कितने होंगे, 6 इंटू 2/3, सो दैट मीन्स 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और 2 कैसे होने चाहिए, वो अगर डिपेंडेंट होंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम 3 की इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, तो इसका मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और एक डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट भी चल जाएगा। तो इसमें क्या कंडीशन है, मैं देखो यहाँ से आपको पढ़ा देती हूँ तो उससे आपको ईजी रहेगा। हर ऑडिट कमिटी के पास में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जैसे आपके जो आईसीआई के पासिंग परसेंटेज है दैट इज मिनिमम 50%, ऐसी सब्जेक्ट वाइज मिनिमम 40%। बट क्या मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप 40 से ज़्यादा नहीं ला सकते, आप 200 से ज़्यादा नहीं ला सकते, नहीं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना होगा तो आप पास होंगी, अगर उसे ऊपर ले आए तो वो बोनस है। मतलब इतना अगर आ गया आपका 200 आ गया अगर आपके 400 में से, तो यू विल बी कंसिडर्ड पास। इसी तरह से ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उसमें से मेजॉरिटी दैट मीन्स 2/3 कौन से होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। However, in case of listed entity having outstanding superior rights equity shares, लेकिन अगर एक लिस्टेड एंटिटी ऐसी है जिसमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स हैं, तो फिर उसमें एक जो मतलब हमारा 1/3 का इन्होंने दिया है ना कि मतलब मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट और बाकी आप अदर देन इंडिपेंडेंट कर सकते हो, तो वो फिर कंडीशन से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स इफ that means if सुपीरियर राइट्स आउटस्टैंडिंग है, सुपीरियर राइट्स इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे आपके कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, ओके।
मैं थोड़ा सा ना अपनी स्पीड को फास्ट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रही हूँ, तो ये बहुत टाइम ले लेगा वरना। अच्छा, अब सेकंड वाली जो है उसमें ये इन्होंने बताया कि जो भी मेंबर्स है ना वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, और एक मेंबर जो है उसके पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लिटरेट का मतलब वो पढ़ पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट, P&L, इन सबको वो पढ़ पाए। ठीक है। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, मेंबर विल बी कंसिडर्ड टू हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। उसको एक्सपर्टीज हम कब बोलेंगे, अगर उसके पास में एक्सपीरियंस है फाइनेंस में या अकाउंटिंग में, या रिक्विजाइट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है अकाउंटिंग में, या कंपैरेबल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक एक्सपर्ट है, इंक्लूडिंग बीइंग और हैविंग अ CEO, CFO या अदर कोई सीनियर ऑफिसर विद फाइनेंशियल ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। CEO CFO को भी हम एक्सपर्टीज वाले लेवल पे मानते हैं। अच्छा, एक चेयरपर्सन जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, और वो प्रेजेंट भी होना चाहिए मीटिंग में शेयर होल्डर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जो CS है वो सेक्रेटरी हो सकता है कमेटी का। जो कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, वो अपने डिस्क्रिप्शन पे, मतलब अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, वो फाइनेंस डायरेक्टर को इनवाइट कर सकती है, वो हेड ऑफ द फाइनेंस फंक्शन को इनवाइट कर सकती है, इंटरनल ऑडिट के हेड को इनवाइट कर सकती है, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिप्रेजेंटेटिव को भी इनवाइट कर सकती है, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव जो उसको ऐसा लगता है कि आना चाहिए वो अपनी मीटिंग में उसको बुला सकती है, प्रोवाइडेड दैट ओकेजनली द ऑडिट कमिटी में मीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द लिस्टेड एंट्री। मतलब इन्होंने ये बोला है कि ऑडिट कमिटी इन लोगों को बुला सकती है, लेकिन इनके बिना भी मीटिंग हो सकती है, मतलब ये कोरम में नहीं आएगी। अब अच्छा, कोरम क्या होता है बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, तो मैं बता देती हूँ। और ये वाला जो पूरा टेक्स्ट है ना, ये आप इस चार्ट से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए कवर कर दिया जिससे आपके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन रहे कि स्टडी मटेरियल से हमारा लाइन टू लाइन हो रहा है, तो उससे एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि जो पेपर है वो अल्टीमेटली आपका स्टडी मटेरियल से ही आता है। अच्छा, अब जो ऑडिट कमिटी है ना उसमें पहले तो हम ये देख लेते हैं कितनी मीटिंग होनी चाहिए, तो कम से कम इनको 4 मीटिंग करनी है। अब इसमें भी एटलीस्ट वर्ड लगा दिया, मतलब 4 तो करनी है, उससे ऊपर कर लो तो आपकी मर्जी है। ठीक है। और इन 4 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई मीटिंग अगर आज हुई है तो वो 120 डेज के अंदर अंदर नेक्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। ओके। तो इन दोनों मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोरम क्या होता है? कोरम ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक फनी सा एग्जाम्पल है, उससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। शादी में कौन कौन मेन रिक्वायर्ड है? दूल्हा, दुल्हन एंड पंडित जी, या फिर अगर आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हो तो जो भी आपके मतलब शादी कराते हैं वो। राइट। अब चलो मान लेते हैं कि एक गवाह भी होना चाहिए, कि मतलब उन्होंने देखा है कि आपकी शादी हुई है, या मतलब आपकी नहीं, जो कपल शादी करे उनकी शादी हुई है। ठीक है। तो शादी में कौन कौन जरूरी होता है? सबसे ज्यादा दूल्हा, दुल्हन एंड पंडित जी। एंड हम मान लेते हैं 2 गवाह भी होने चाहिए जिन्होंने देखी है शादी। राइट। तो मतलब अगर एक पंडित जी माने तो 5 लोगों की जरूरत है, मिनिमम 5 लोग की जरूरत है। अब बाकी लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब ऑब्वियसली शादी तो हो ही जाएगी ना अगर बाकी लोग नहीं भी आएंगे। तो यही है कि इन लोगों के बिना, लाइक अगर दूल्हा नहीं है या दुल्हन नहीं है या पंडित जी नहीं है, तो आप कैसे शादी करोगे? तो वही है कि वो कोरम हुआ फॉर अ मैरिज। इसी तरह से कोरम मीटिंग में क्या होता है कि अगर उतने लोग नहीं है तो आप मीटिंग शुरू नहीं कर सकते, उसके बिना मीटिंग नहीं हो सकती। और अगर करी तो फिर आप समझ लेना आप ही जिम्मेदार होगे, क्योंकि बहुत सारी फिर उसके ऊपर आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने सही से मीटिंग नहीं करी है, एंड आपकी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट भी हो सकती है। तो कोरम में कम से कम 2 लोग हैं, और 1/3 ऑफ द ऑडिट कमिटी। अब विचेवर इज हायर, अब सपोज 6 हैं। ठीक है। आपके जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें 6 है, तो 6 का 1/3 कितना हो गया? 6 का 1/3 हो गया 2। तो आपके 2 हो या फिर 1/3 हो, उसमें से आपका जो भी हायर रहता है वो रहता है। अब सपोज आपके मेंबर्स हो गए 9। ठीक है, 9 मेंबर्स हो गए। अब उसका 1/3 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 2 और 3 कौन सा ग्रेटर है? 3। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि 2 लोग हैं तो कोरम हो गया, वहां 3 लोगों की जरूरत है, मतलब कि मेंबर्स का 1/3 या फिर 2 मेंबर्स जो भी हायर होगा उन लोगों के साथ ही आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें भी कंडीशन इन्होंने ये दे दी है कि वहां पर 2 मिनिमम
टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होना चाहिए उस मीटिंग में। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। कॉम्पोजिशन में इन्होंने क्या दिया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कि 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फिर चेयरपर्सन जो है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब मीटिंग में भी इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको श्योरिटी चाहिए होती है, एंड जहाँ श्योरिटी वर्ड आ जाता है वहाँ इंडिपेंडेंस वर्ड अपने आप चल के आ जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है इन कमिटीज़ में। बाकी आप इसके बारे में पूरा अच्छे से लॉ में तो पढ़ ही रहे होंगे, राइट? ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि एलओडीआर को लाया गया, किन किन सिक्योरिटीज़ पे था, किन किन इश्यूज़ के लिए लाया गया। अब ऑडिट कमेटी फिर हम लोगों ने पढ़ा। ऑडिट कमेटी एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो एलओडीआर रेगुलेशंस के हिसाब से ऑडिट कमेटी कैसी होनी चाहिए, तो हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या पावर्स हैं ऑडिट कमेटी के पास में। तो ऑडिट कमेटी इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है एम्प्लॉय से, फिर वो लीगल या प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है, वो रेलेवेंट एक्सपर्टीज की सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज इफ इट कंसिडर नेसेसरी। तो वही मतलब हो गया कि वो और लोगों से एक्सपर्ट लोगों को बुला के उनसे अगर उसको ऐसा लगता है तो वो राय वगैरह ले सकती है, और वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी एक्टिविटी में विच इज़ इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये उसकी जो है वो पावर्स है। The auditor should check whether the terms of reference of audit committee have been suitably framed. Mentioning the above powers, तो auditor को ये चीज़ check करनी चाहिए. It is mandatory for the above mentioned 4 powers to be vested in the audit committee. The board may delegate vest further powers to the committee. तो रोल क्या होता है ऑडिट कमिटी का? अब ये रोल जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आपको जो जो पॉइंट्स इजी लग रहे हो आप वो 5-6 पॉइंट्स निकाल लेना। मैं आपको बारी बारी से ना एक्सप्लेन कर देती हूँ पॉइंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पावर्स, अब हम पढ़ रहे हैं रोल। तो पावर्स का मतलब तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको पावर दे दी, मैंने आपको ये पावर दे दी कि जैसे मैंने सपोज आपको एक लैपटॉप दिया और एक कैलकुलेटर दिया, तो मैंने आपको ये पावर दी कि एग्ज़ाम में आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके पास में पावर है कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर का। तो वो एक आपके पास एक तरह से एक पावर हो गई। रोल क्या हुआ कि आपको वहाँ क्या रोल करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, मतलब उसका क्या काम है, और पावर मतलब उसके पास क्या शक्तियाँ हैं, या फिर ये कह सकते हो कि उसके पास क्या बेनिफिट्स हैं जो उसको मिले हुए हैं। तो वो ये सब चाहे तो ये सब वो कर सकती है। ओके, अच्छा, रोल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से उसकी क्या ड्यूटी है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक तो वो क्या करेगा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उस पर ओवरसाइट, मतलब वो देखेगा उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। आधा घंटे का मेरा फोकस सेशन कंप्लीट हो गया है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही फिर कवर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर की वीडियो फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होगी एंड देखने वालों को भी दिक्कत होगी। तो मैं इस वाले पोर्शन से ना नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, सो टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो थ्रू टेलीग्राम। मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं डिस्कशन के लिए भी, एंड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं पोस्ट करती रहती हूँ अपने अपकमिंग वीडियोस के बारे में, एंड ऑल्सो कोई भी डाउट तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो एंड आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मैंने देखा मेरा मेजर चंक जो आ रहा है वॉच टाइम आवर्स का, वो उन लोगों से आ रहा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड नहीं भी करो तो ऑब्वियसली इट इज़ योर चॉइस, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू. Also, thank you so much for such immense support, and keep supporting, keep working hard. Thank you.